तो वो हो गए काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, किन किन मकसद के लिए, किन पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन ट्रीज को। हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हम करते हैं। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके क्या नताइज निकलते हैं, उसके जो फौरी नताइज हैं वो क्या होंगे जब डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहेगी। तो डिफॉरेस्टेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर डिस्कस्ड एज अंडर। सिंपली ये हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनमें आप समझ जाएंगे कि डिफॉरेस्टेशन के जो नताइज निकलेंगे, जो उसके फौरी काज होंगे वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑफ अर्थ। सबसे पहला तो ये है कि जमीन की टेम्परेचर लेवल जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ है ये इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज कि जमीन पे जो पोल्यूशन लेवल है ये भी दिन ब दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना पोल्यूशन उसको एब्जॉर्ब करते हैं ट्रीज, ठीक है। लेकिन जब ट्रीज ही नहीं रहे तो नेचुरल बात है कि पोल्यूशन लेवल जो है वो अप हो जाएगी, और साथ में जो टेम्परेचर लेवल है जिसको ये मेंटेन करके रखे हुए हैं, वो पोल्यूशन टेम्परेचर लेवल जो होगी, एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हो दुनिया इस टाइम फेस कर रही है। वो यही नतीजा है कि फॉरेस्ट्स डिक्रीज होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बाकी चीजें इंक्रीज होती गई, जिनसे पोल्यूशन, जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, रिलीज होती गई, उसको आगे एब्जॉर्ब करने वाली कोई चीज नहीं है। तो इस तरीके से यानी दुनिया में इस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग का, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे ज्यादा ही ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे उसका फर्स्ट क्लास जो होगा वो ये होगा जो ह्यूमनिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। खाली ह्यूमन की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जिस भी चीज को जमीन पे हवा की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, वो इंसान हो या ये बाकी एनिमल्स हो, तो इनके लिए एक थ्रेट है, लाइफ के लिए एक थ्रेट है जमीन पे। वो सबसे पहले ये है कि जमीन की जो टेम्परेचर लेवल होगी वो इंक्रीज होगी, दूसरा पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इट इंक्रीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड को, चूंकि ये ट्रीज जो हैं, प्लांट्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं किस लिए, इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वहां से रिलीज होता है ऑक्सीजन जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम दरख्त ही काट देंगे, किसी एरिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो जाएगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा होगी, उसका नतीजा ये निकलेगा कि इसी की वजह से ये मेन जो गैस है जो रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग में, और इसकी वजह से यानी टेम्परेचर जो जमीन का होता है उसकी लेवल अप होती है। थर्ड, डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स बैलेंस इन नेचर। एक नेचुरल बैलेंस है, एक कुदरती एक तवाज़ुन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाकर एक तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ था, जिसके दौरान यानी सर्दी के मौसम में एक ऑप्टिमम लेवल की सर्दी, और गर्मी के दौरान एक खास मिकदार की गर्मी, यानी हद से ज्यादा नहीं। आज आप देखते हैं गर्मी के यानी मौसम का जो बैलेंस था वो आज नहीं है। जिस तरीके से बैलेंस रखा हुआ था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि हमें पता था कि विंटर आएगा तो बर्फबारी होगी, बरसात का मौसम आएगा तो बारिश होगी, लेकिन आज क्या है, आज ये है कि किसी भी टाइम बर्फ पड़ सकती है, किसी भी टाइम बारिश पड़ सकती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हैवी स्नोफॉल, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्राट्स विंटर्स में भी। ये क्यों है? ये एक इम्बैलेंस है, यानी जो बैलेंस था वो बैलेंस अब नहीं है। तो सबसे जो बड़ी बात है इस डिफॉरेस्टेशन से ये हुआ कि यहाँ पे नेचुरल इम्बैलेंस हो गया हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी, सर्दी के मौसम में ज्यादा सर्दी, या कभी कभार गर्मी के मौसम में सर्दी, सर्दी के मौसम में गर्मी, या इसी तरीके से बारिश के मौसम में खुशक साली, ड्राट्स, या फिर क्या कहते हैं जो खुशक होने का सीजन आता है, जिस तरीके हम कहें सरमा में अब तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन अब भी सर्दी, अब भी तेज धार बारिश, ओले आना, ये हेल स्टॉर्म, ये सारा यही शो करता है कि नेचुरल बैलेंस जो है वो खत्म हो गया है। थर्ड, फोर्थ पार्ट, इट इंक्रीजेस द chances of natural calamities like droughts and flash floods.
फ्रीक्वेंट फ्लड्स आ सकते हैं। इसका इसका जो फोर्थ काज है वो ये है कि ड्राट्स आएंगे, खुशक साली आएगी। बारिश के बरसाने में जो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं वो ये ट्रीज, फॉरेस्ट्स। लेकिन जब फॉरेस्ट्स नहीं रहेंगे, नेचुरल बात है, बारिश तो होगी नहीं, जब बारिश नहीं होगी दैट विल कॉज ड्राट्स, खुशक साली आएगी। और खुशक साली के जो फौरी नताइज निकलेंगे वो ये होंगे कि कहत पड़ेगा, फेमान आएगा, हमारी क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे, हमारे पास अनाज नहीं होगा, लोग फाका कशी से मर जाएंगे। ठीक है, जमीन को पानी कम हो जाएगा, यानी पानी के ऊपर तो हर जिंदगी है। ठीक है, जब पानी नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा लाइफ को जमीन के ऊपर, तो क्योंकि ड्राट्स। उसके बाद दूसरा जो है फ्लैश फ्लड्स, थोड़ी बहुत बारिश भी आएगी, फ्लैश फ्लड्स आएंगे। क्यों? जमीन को इसको जो कंट्रोल करते हैं इस फ्लड्स को, वो करते हैं क्योंकि जमीन को अपनी जड़ों के जरिए होल्ड करके रखते हैं दरख्त। जब दरख्त नहीं रहेंगे तो नेचुरल बात है कि फ्लैश फ्लड्स किसी भी एरिया में कभी भी किसी वक्त फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं कि जमीन के ऊपर से पानी बहाकर सब चीजों को ले जा सकता है। ठीक है, जिस तरीके से दुनिया में सुनामी आती हैं या क्या कहते हैं फ्लड्स आते हैं, हमारे कश्मीर में आप देख सकते हैं 2014 में, अब भी जब कभी ज्यादा बारिश होती है तो झेलम रिवर को यानी एक लेवल से ऊपर फिर उसको डिक्लेयर किया जाता है, ये इसका आप कहते हैं रेड लेवल है या डेंजर जोन है, अब इसी ऊपर के किसी भी टाइम फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। ये क्या है? यही वजह है कि हमारे ग्लेशियर्स जो थे वो पिघल गए उन इस टेम्परेचर के राइज अप होने से। जब ग्लेशियर्स पिघल गए, ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी की मिकदार ज्यादा आ गई। जब पानी फ्रिक्वेंट आता है, आगे उस पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी, चूंकि रिवर्स जो है उनको भी हमने इंक्रोचमेंट की हुई है, वो भी सुकुड़ गए हैं, उनका एरिया कम हो गया, उनकी डेप्थ कम हो गई है। ठीक है, उनमें गंद कूड़ा करके डाल डाल कर उनकी जो डेप्थ थी उसको भी हमने डिक्रीज किया है। इस वजह से यानी आगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो हमारी कैनल्स की थी, जो हमारे रिवर्स की, वो है ही नहीं है, और इस वजह से ये फ्लैश फ्लड्स फिर सिटी में आते हैं, फिर लाइफ को भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को भी डैमेज होता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का जो दूसरा काज है वो एक नेचुरल कैलामिटी भी है जो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन जब आती है उस टाइम हमें समझ आता है, लेकिन उस टाइम हमारे इसके पास कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। फिफ्थ पार्ट, इट कॉजेस द डिजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल। जमीन की जो जरखेजी है वो खत्म हो जाती है। जमीन के अंदर जो यानी नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस जो होता है उसका होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और उसका नतीजा ये निकलता है जमीन की जब फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, फर्टिलिटी खत्म होगी, ये एक बिल्कुल डेजर्ट हो जाता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें क्रॉप ग्रोइंग कैपेसिटी जो थी वो बिल्कुल होती नहीं है, इस वजह से ये पूरे यानी डेजर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी जमीन को भी डेजर्ट बना सकता है डिफॉरेस्टेशन। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच हाउ वी टू फेस इफ दिस डिफॉरेस्टेशन विल कंटिन्यू। इसको कंट्रोल ना किया गया, ये चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी, और आने वाली जो जनरेशन हमारी है, फ्यूचर जनरेशन जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो तो उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है कि उनको ना साफ पानी मिलेगा, ना साफ हवा मिलेगी, जमीन पे यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज अप होगा जो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कुछ करना है, वी हैव टू कंजर्व आवर प्लांट्स, हमें इस डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना है। यही हमारा मुद्दा और मकसद है इस चैप्टर को पढ़ने का, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके साथ में जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ एक हमारी जिंदगी में अहम रोल अदा करती है, ये एक ट्रेजर है दुनिया में हमारे लिए, इंसान के लिए, और अगर इन चीजों को हमने कंट्रोल ना किया तो आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं, हम तो अपनी जिंदगी जैसे कैसे गुजार सकते हैं, आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो हैं वो इन तमाम किस्म की जो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए नियामतें बनाई हुई थी वो इससे महरूम हो जाएगी। ठीक है।